उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस में पहुंचकर उन्होंने इस पूरे विषय पर अपनी बात रखी है। इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, एसआईटी का गठन, एसआईटी अपनी जांच कर रहे हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आपको बता दें कि जांच के बाद भी उन्होंने कही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी बातें अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। हाथरस कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि वहां घटना होती है, उसके बाद से सेवादार वहां से भाग जाते हैं। इस घटना की न्यायिक जांच की भी बात उन्होंने कही। एसआईटी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रही है, साथ ही साथ रिटायर्ड जज भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन, एक न्यायिक जांच जो है की जानी है। 3 मंत्री कल से यहां पर काम करें, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही साथ एक बार फिर साजिश की ओर इशारा कि अगर किसी ने साजिश की होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। आपको याद होगा कल मुख्यमंत्री का जब बयान आया इस घटना के बाद, उसमें भी वो कह रहे थे कि अगर साजिश होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। आज एक बार फिर से साजिश की ओर वो बात करते हुए दिखाई दिए। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, वो जांच कर रहे हैं और न्यायिक जांच भी इसकी करवाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा। और मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया कि वहां पर क्या क्या हुआ। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ ही साथ एफआईआर को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर एफआईआर जो दर्ज हुई तो उसमें बाबा का नाम क्यों नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ लोगों पर एफआईआर होती है, उसके बाद उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। क्या उस दायरे में बाबा आते हैं और आते हैं तो कब तक आते हैं, ये सवाल अभी बना हुआ है। हमारी सहयोगी चित्रा भी इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। चित्रा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और क्या लगता है अब कि बाबा का नाम जल्द आएगा एफआईआर में? देखिए, बाबा को लेकर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कुछ नहीं कहा गया और मैं चाहूंगी मेरे कान से आवाज हटाई जाए। मेरी ही आवाज मुझे वापस आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चले, जब उन्होंने कहा कि एक सज्जन व्यक्ति की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हुई, तो बाबा को लेकर अब भाई स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, सेवादारों को लेकर उनकी ओर से दो टूक कहा गया कि सेवादारों ने किस तरह से पल्ला झाड़ा। जब उनको यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था, उस समय सेवादार वहां से भाग खड़े हो गए। और यहाँ पर उन्होंने ये भी जोड़ा कि प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को सेवादार अंदर भीतर की तरफ दाखिल नहीं होने देते हैं, उनको बाहर ही रखते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी यही बात मुझसे बातचीत में कही थी। तो कुल मिलाकर अब जब इसकी जांच होगी, जिसका आदेश यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, तो मुझे लगता है स्थिति और ज्यादा साफ होगी। लेकिन जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और एक और सवाल, सेवादार को लेकर अगर इतनी स्पष्टता है तो सेवादारों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये भी बड़ा सवाल राजीव इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल चित्रा हमारे साथ बने रही यहाँ पर। चित्रा त्रिपाठी हमारी संवाददाता लगातार हैं, हिमांशु मिश्रा हैं, संतोष शर्मा हमारे साथ बने हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही है वो प्रमुख बातें हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि हमने एक न्यायिक जांच भी हम इसकी करवाएंगे और आगरा एडीजी के नेतृत्व में हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उनकी आ चुकी है। लेकिन अब हम जल्द से जल्द जैसी पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, योगी आदित्यनाथ ने जांच को लेकर जो कुछ भी कहा है, क्या आपको लगता है कि उससे भविष्य में आने वाले इस तरह के आयोजनों पर, ऐसी दुर्घटनाओं की आशंकाओं पर हम अंकुश लगा पाएंगे? देखिए, थोड़ी सावधानी बरतने की तो जरूरत है और हो सकता है कि जब इन रिपोर्ट आए और रिपोर्ट पर कार्रवाई, क्योंकि कार्रवाई होने के बाद असर पड़ता है। सही, जब कार्रवाई होगी, जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई की जाएगी तो उसके बाद जरूर असर आएगा। क्योंकि उसके बाद कोई शायद अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ करके इस तरीके से परमिशन नहीं देगा। वो बाहर निकलेगा, जाएगा, देखेगा कि कितने लोगों की जगह है, कितने लोगों की जगह पर यहाँ पर मैं कितने लोगों की परमिशन दे सकता हूँ। एलआईयू अगर कोई रिपोर्ट देती है कि 80,000 नहीं बल्कि 2.5 लाख लोग आ सकते हैं, उस पर वो ध्यान देगा, अपने तमाम अधिकारियों से बात करेगा और ऐसी चीजों को रोकने की कोशिश करेगा। या फिर इस तरीके से वो तमाम जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके ऊपर प्रेशर करेगा कि वो जो चीजें लिख के दे रहे हैं उन चीजों के लिए वो पूरी तरीके से पालन करेंगे। अगर 1 लाख लोग आएंगे तो 1 लाख लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। और सईद, इस वक्त मैं गांव में मौजूद हूं, बहादुर नगर, जो पैतृक गांव है सूरजपाल उर्फ नारायण साकर का। ये आप देखिए, ये तमाम जो आप आश्रम देख रहे हैं, आप
ये शुरुआत हुई थी इसी गांव से, क्योंकि जब 97 में शहीद नौकरी छोड़ा था, नौकरी छोड़ने के बाद जब वापस सूरजपाल अपने गांव आया तो यहां पर इन्हीं से सबसे पहले ये आश्रम बनाया गया और यहां पर गांव वालों के साथ सत्संग शुरू किया गया। यहां पर एक पहले छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, 97-98 में बताया जा रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, और जब लोग जुड़ते चले गए तो फिर सहयोग से एक ट्रस्ट बनता है और फिर ये एक आश्रम बनता है। इस आश्रम के बाद बगल में आप देखिए दूसरा आश्रम यहां पर आपको नजर आएगा, और इस तरीके की गांव में कुछ और प्रॉपर्टीज पर इस तरीके से आश्रम बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद सूरजपाल नारायण सकर हो जाते हैं और उनका जो पूरा रुतबा है वो धीरे धीरे कासगंज से निकल करके एटा और दूसरे जो आसपास के शहर है वहां तक पहुंचने लगता है। ठीक है, हिमांशु और रईस सर, आप साथ सबकी संतोष भी नजर हमारे है साथ मौजूद है इस रिपोर्ट वक्त। के ऊपर संतोष, जैसे जो आप जो बाबा हैं इनका अगर आप स्टाइल देखिए तो बहुत मॉडर्न लुक है इनका। सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं, टाई वाई बकायदा लगाकर, रंगीन चश्मे लगाते हैं। यहाँ से यानी एक कांस्टेबल से यहाँ तक का सफर कैसे उन्होंने तय किया, और इतनी उनकी मान्यता कैसी हो गई कि उनके धूल के कण को अपने माथे पर लगाने के लिए भी लोग भागने लगे और इतने लोगों की मौत तक हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट में जो शख्स एक कांस्टेबल था, एक इंटेलिजेंस यूनिट में इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता था, वो व्यक्ति जब वो नौकरी छोड़ता है, नौकरी छोड़ने के बाद जब बाबा का चोला ओढ़ लेता है, तब वो एक बड़े आश्रम, और एक आधा आश्रम नहीं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये उसी आश्रम का ये एक फ्रंट गेट है। और इसी आश्रम में कल कहा गया था कि सत्संग के बाद यहाँ पर आए, और इस तरीके के कई आश्रम ग्वालियर, आगरा, कानपुर, कासगंज, हर जगह पर आश्रम मौजूद हैं। तो आदमी किस तरीके से अपनी हैसियत बढ़ा लिया, ये अलग बात है कि उनके जो श्रद्धालु हैं वो कहते हैं कि बाबा जी हमसे एक पैसा नहीं लेते, उनके सिर्फ आशीर्वाद से हमारी बीमारी ठीक हो गई। हमें करंट लगा था, एक श्रद्धालु से बात की तो उसने कहा मुझे करंट लगा था तो मैं बच गया करंट में, जबकि इलाज डॉक्टर ने किया था, लेकिन वो कहने लगा कि डॉक्टर के अंदर ही भगवान जी आ गए थे, हमारे बाबा जी आ गए थे। तो ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है ये, अब वो उनकी श्रद्धा है। सबसे अहम बात कि इस पूरे आयोजन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण जो आज मुख्यमंत्री ने भी बात कही अभी, कि सेवादार ऐसे आयोजनों में, किसी भी सत्संग में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या जो मेन ऑर्गेनाइजर होता है उसके लोग जिला प्रशासन को अंदर नहीं आने देते, सेवादार अंदर आने नहीं देते हैं, और उसके बाद जब ऐसी घटना होती है तब जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। तो इसी को लेकर के एक जो एडीजी आगरा जोन की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी, उसके अलावा जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी। चूंकि 121 लोगों की मौत हुई है तो जुडिशियल इंक्वायरी होगी। जुडिशियल इंक्वायरी के साथ साथ एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। भविष्य में ऐसे दुर्घटना ना हो इसके लिए एसओपी तय होगी, क्योंकि इस घटना से कम ये तो तय हो गया कि प्रशासनिक तौर पर जब किसी आयोजन के लिए अनुमति ली जाती है तो अफसर आंख मूंद के अनुमति देते हैं। 80,000 की भीड़ छोटी नहीं होती है, ठीक है, वहां पे 2.5 लाख आ गए, क्या 80,000 की भीड़ को मैनेज करने के लिए 40 सिपाही काफी थे? क्या अफसरों ने, एसडीएम और सीओ ने वहां पर जब परमिशन दी तो वहां उस मैदान पे जाकर के जहमत उठाई कि वहां पर 80,000 को मैनेज करने के लिए इनके पास कितने संसाधन है, इनके अपने लेवल पर कितनी एम्बुलेंस है? 80,000 जो अनुमति थी तो 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच गए, अचानक से इतनी भगदड़ कैसे हो गई? सेवादार जो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम सब संभाल लेंगे, क्यों नहीं संभाल पाए, और पुलिस वाले कहाँ थे? ये तमाम सवाल बने हुए